हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर अध्याय 6 ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊतक, टिश्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। अब जाहिर है कि अगर एक जो है बहुकोशिकीय जीव जो बन रहा है वो कैसे बनेगा। उसकी स्टार्टिंग सेल से होती है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर यही जो सेल होती हैं, ये सारी की सारी सेल, कई सारी सेल मिल करके टिश्यू बनाती हैं। फिर ये जो टिश्यू होते हैं वो कई सारे टिश्यूज मिल करके अंग बनाते हैं, और कई अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। वही एक बहुकोशिक जो प्राणी होता है उसका शरीर बनता है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग जो सेकेंड स्टेप है टिश्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कोशिक जीवों में सभी कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। अमीबा एक ही बॉडी है, एक ही सेल की है, लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो एक ही बॉडी में होती हैं। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं, और कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इन समूहों को हम कहते क्या हैं, तो वही हमें देखना है। मनुष्यों में पेशीय कोशिका, जैसे एग्जाम्पल समझ ले पहले, कि मनुष्यों में जो पेशीय कोशिका होती हैं, मसल्स की जो सेल्स होती हैं, वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे कि गति होती है। मसल्स के द्वारा ही मेनली मूवमेंट होता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। ठीक है, वो संदेश देने लेने का काम करती हैं। रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। उनका जो है लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद पौधों में जो वाहक नलियाँ होती हैं, उनसे संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि जो बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनमें कई सारे ऐसे अंग होते हैं जिनके कई सारे पोर्शन अलग अलग कार्य करने के लिए बने हैं। तो अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग जो पोर्शन है, अलग अलग अंगों को अलग अलग काम दिया गया है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। तो जो कोशिकाएं एक समूह में रह करके कार्य को संपन्न करती हैं, संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं, मतलब कि ऐसी कोशिकाएं वो समूहों में रहती हैं। ठीक है, जो एक ही तरीके के कार्य करने के लिए दक्ष होती हैं। इससे ज्ञात ये होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है, स्पेशल समूह के द्वारा। तो कोशिकाओं का यही जो समूह है वही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो ऊतक होते हैं ये बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकें, तो इसके लिए एक विशिष्ट क्रम में जो है ये व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ के उदाहरण दिए गए, जैसे रक्त है, फ्लोएम है, पेशी ऊतक हैं। तो ये सारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो स्पेशली जो है ये इन अपने जिन जिन कामों के लिए इन टिश्यूज़ को रखा गया है वो उनके लिए ये दक्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो एक ये दूसरी तरीके की डेफिनेशन भी हो गई कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ कंप्लीट करने में दक्ष होती हैं। ठीक है, तो वो उनके जो समूह है, उन कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या बनाता है? ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह ही जो है क्या है, वो ऊतक है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो आइए देखेंगे कि उनके डिफरेंस भी देखेंगे। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप एक ही जैसे कार्य करते हैं? तो देखते हैं, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। अगर देखा जाए तो एकदम क्लियर हमें दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है।
पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। जाहिर है जब वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो उनके बचाव के लिए उनके पास कुछ ऐसा कठोर कवच होना चाहिए जिससे वो जो है एक्सटर्नल जितने भी मतलब बाधाएं या जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी इनके ऊपर आघात पहुंचती है, उससे वो अपने आप को बचा सके। तो इसके लिए उनके पास ऐसे ऊतक होने चाहिए जो हमेशा के लिए उनके पास बने हों, एज एक कवरिंग के लिए, एक कवच के रूप में। तो उनके पास स्थायी सहारा देने वाले ऊतक होने चाहिए। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं साथ ही साथ, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जबकि पौधे जो होते हैं वो एक ही जगह पे, उन्हें मूवमेंट तो मेनली करना नहीं रहता है, इसलिए ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं कि पौधों की जो वृद्धि होती है वो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें होती है, अदरवाइज बाकी जितने होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जितना होना होता है बस उतना होता है। लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें लगभग सभी भागों में वृद्धि होती है। तो पौधों की कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो लाइफ टाइम, जब तक कि पौधा जिंदा है तब तक कि वो विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं, ठीक है। तो जाहिर है ये विभाजन वाले जो ऊतक हैं वो कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, वहीं तक ये सीमित होते हैं। तो ऐसे ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों यानी पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इनकी ये जो विभाजन होने की जो क्षमता है, इसके आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो ऊतक हैं उनको हम वृद्धि अथवा विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कहते हैं, तथा स्थायी परमानेंट टिश्यू। तो दो तरीके के हो गए, एक तो परमानेंट टिश्यू हो गए और एक कौन से हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि उनको ही वृद्धि या फिर विभज्योतक, विभाजन होता रहता है ना उनका, तो ऐसे जो है टिश्यू कहलाएंगे। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, और अगर देखा जाए तो अधिकतर जो है वो एक ही रूप में उनकी जो है जंतुओं में कोशिका वृद्धि होती है, एक साथ होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है विभाजन और अविभाज्य एरिया की। कहीं पे भी विभाजन, कहीं पे भी इनका डिवीजन हो सकता है और वृद्धि हो सकती है। तो अंगों और अंगतंत्र का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। तो यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि अगर अंग और अंगतंत्र की संरचना का संगठन अगर देखा जाए तो जटिल पौधे जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स बड़े जो पौधे होंगे जिनकी सारी संरचनाएं कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनकी अपेक्षा जटिल जो जंतु होते हैं उनमें ये अधिक विशिष्ट और सीमित होते हैं, स्पेशल होते हैं। ये मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो इनके भोजन करने की जो प्रक्रिया है इसमें स्पेशली दिखाई देता है। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन करने के अंगतंत्रों के विकास हेतु भिन्न प्रकार से अनुकूलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो संरचनात्मक संगठन है वो एक और जो पौधे होते हैं वो गतिहीन होते हैं, तो उनका अस्तित्व क्या है, वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। दूसरी ओर जो जंतु जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसी उनकी एक्टिविटी होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो अंगतंत्र होता है उसका विकास होता है। तो वो जो विकास होता है वो उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही अनुकूलित होता है। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया ऊतक क्या होते हैं, तो इनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस भी किया। एक नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि स्पेशल जो सेल्स होती हैं जो कि एक ही कार्य को संपन्न करती हैं, तो इस तरीके की जो सेल्स होती हैं वो कई सारी सेल्स मिल करके जिस जो है एक ग्रुप जो बनाती हैं वही क्या कहलाता है, ऊतक का। कई सारी जो सेल्स होती हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं। दूसरा है बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो आपने देखा कि बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनमें यही जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ अलग अलग वर्क के लिए जो है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जो ये टिश्यू होते हैं वो अंगों का यानी कि ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। फिर ये ऑर्गन जो होते हैं वो जो है अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। वही बहुकोशिक जो जीव है उसको कंप्लीट करता है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा पादप ऊतक है प्लांट टिश्यू में, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे विभज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को।
तो यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, 2 जार में प्याज को रखा गया, प्याज के मूल में वृद्धि है। तो यहाँ प्याज की जो मेनली जड़ है उसको दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं 2 स्ट्रक्चर है, एक जार 1 में वृद्धि दिख रही है, जार 2 में वृद्धि नहीं दिख रही है। तो आइए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। तो क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख करके, जैसे चित्र में दिखाया गया बिल्कुल वैसे ही, कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई को मापें। अब ये जो इनकी रूट है उनकी लंबाई को हम नापेंगे। उसके बाद है, पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लें। यानी कि 2-3 दिन हम देखें और हर दिन का एटलीस्ट 3 दिन तक के हम जो मूल की लंबाई है उसे मापेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे जार में रखी जो प्याज, जार 2 में रखी जो प्याज है, उसकी मूल को चौथे दिन, जब चौथा दिन होगा तो उसमें 1 सेंटीमीटर काट देंगे, नीचे से 1 सेंटीमीटर उनको काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जारों में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों को 5वें दिन तक निरीक्षण करेंगे। फिर अगले दिन और 5 दिन तक के उसको निरीक्षण करेंगे और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज जो सारणी है वो बनाएंगे हम और उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर के निरीक्षण, जैसे जैसे हम निरीक्षण करेंगे उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल जो है, जो किस जार की जो प्याज है उसकी मूल लंबी हो गई है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने पर, ऊपरी हिस्सा जो उसका था, ठीक है, तो उसको काट लेने के बाद भी क्या वृद्धि वो अभी भी कर रही है। तीसरा हमें ये देखना है कि जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देती है, अगर कर देती है तो क्यों। तो आइए देखते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ पे ये चीज़ पहले ही शुरू में ही ये क्लियर कर दी गई थी कि जो पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनमें जो विभाजन वाली जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड कुछ ही जगह पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में हर जगह लगभग जो कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हो भी सकती हैं विभाज्य योतक, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं जिनमें ही ये विभाजन यानी वृद्धि होती है। तो ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। तो यानी कि ये जो विभाजित होने वाले, जो विभाजन वाले होने वाले जो टिश्यूज़ हैं, उनकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे ऊतकों को ही हम विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो किस भाग में स्थित हैं। तो अब यहाँ पे मेन हमें ये पता करना है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये प्लांट के किस भाग में उपस्थित होते हैं। तो विभज्ययोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियन, पार्श्वीय, यानी कि यहाँ पे जो कैम्बियन यहाँ पे बोला गया है, एपिकल लैटरल जो कैम्बियन बोला गया है, ठीक है, और दूसरा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत, यानी 2 तरीके के ये जो विभज्ययोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनकी ऐसी स्थिति के आधार पर उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो उनको शीर्षस्थ कैम्बियन बोला गया है, दूसरा अंतर्विष्ट भागों में उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो विभज्ययोतक के द्वारा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं विभज्ययोतक की तरह ही होती हैं। नई सेल्स जो होती हैं पहले मेरिस्टेमेटिक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व मैच्योर होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मूल है, एक रूट है जिसका एंड पॉइंट एकदम टिप वाला जो पोर्शन होता है वही क्या कहलाता है, शीर्षस्थ विभज्ययोतक कहलाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो मूल का टिप था उसको शीर्षस्थ विभज्ययोतक बोला गया, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला गया, ठीक है। और ये जो मिड वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इसको अंतर्विष्ट विभज्ययोतक बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि मेनली विभाजन, और सॉरी एक और यहाँ पे है। तो देख सकते हैं कि पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्श्व जो विभज्ययोतक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये 3 तरीके के हो गए। तो किस पौधों में विभज्ययोतक की स्थिति है, किसी पौधों की, ये यहाँ पे दिखाया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस तरीके से उनका यहाँ पे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाया गया। अब जो प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्ययोतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि
ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो हमने देखा कि इसकी एपिकल यानी इसकी टिप पर पाए जाते हैं। और टिप पर कहाँ होते हैं? जड़ों में एवं तनों की जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उनमें विद्यमान रहते हैं। तो ये जो प्रारोह तंत्र होता है ना, नीचे वाला तने वाला, तो यहाँ पे प्रारोह में शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं वो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। वृद्धि वाला जो मेन टिप वाला जो भाग होता है उसमें ये विद्यमान रहते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। आपने देखा कि एंड पॉइंट में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो थे। तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो लेटरल विभज्योतक हैं, जिसे कैम्बियम बोल रहे हैं, पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तो अगर हम देखें कि तने की जो परिधि या मूल की जो वृद्धि है वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है पार्श्व विभज्योतक की वजह से। यानी आप यहाँ पे देखिए, पार्श्व वाला किधर है? एंड में है ना, ये लास्ट में थर्ड स्टेप जो इसमें दिया गया। तो इनके कारण होती हैं। अब नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको देखने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लें। तो ये जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है यानी मिड वाला जो बीच में आ रहा था, कुछ पौधों में पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। तो पर्व संधियाँ जो साइड में निकलती नहीं है उनके पास ये जो है ये अंतर्विष्ट विभज्योतक टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इनका जो है यहाँ मतलब उपस्थित होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास राजधानी नहीं होती है। मेनली यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? तो आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लिखित राजधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। तो अगर आप ने वैक्यूल्स के बारे में अगर पढ़ा है तो आप जो सेल्स में दिया गया था उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो उपस्थित हों। तो यहाँ पे जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये बताया गया है कि इसमें जो राजधानियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक द्वारा बनी कोशिकाओं का होता क्या है? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभाजन करने वाली जो टिश्यूज़ हैं उनके द्वारा बनी जो सेल्स होती हैं उनका क्या होता है? तो ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा या यूं कहें कि विभज्योतक द्वारा, विभाजन के द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती हैं, विभाजन होने के बाद जो कोशिकाएं बन रही होती हैं उनका क्या होता है? ठीक है, तो ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं। तो ये विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उनके द्वारा, तो ये एक स्पेशल कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति जो है वो खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। ये विभाजन होने वाली जो शक्तियाँ होती हैं उनको खोने के बाद ये एक विशिष्ट स्पेशल कार्य करती हैं जो है स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं, परमानेंट टिश्यू का। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को ही विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए कि यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी जो कोशिकाएं हैं जो स्पेशल वर्क करती हैं, तो इसी स्पेशल वर्क की वजह से ही ये स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया इनकी मतलब स्थायी रूप और आकार लेती हैं, जो यही क्रिया इनकी विभेदीकरण कहलाती हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक की जो कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं, वो विशिष्टीकरण हो करके विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। ठीक है, तो ये जो विभज्योतक होती हैं इनकी कोशिकाएं विशिष्टीकृत हो करके विभिन्न प्रकार के जो स्थायी ऊतक हैं उनका ये विकास करती हैं। तो अब हम क्रियाकलाप के आधार पर देखेंगे कि कितने तरीके के परमानेंट टिश्यूज होते हैं। पहले हम ये देख लें कि एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। तो यहाँ पे पौधों के तने के जो सेक्शन दिखाए गए हैं इसे देख लेते हैं ठीक से। ठीक है, तो ये इसकी काट दिखाई गई है। एक एक चीज़ इसमें देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले यहाँ पे ये इसकी पिथ दिखाई गई, अंदर वाला जो पोर्शन होता है क्या कहलाती है? पिथ होती है। ठीक है, जो जो इस तरीके का अगर एक जो है इसकी अनुदैर्ध्य काट अगर दिखाई जाए तो ये एंड वाला पोर्शन इसका है। उसके बाद आता है ये है जाइलम, ये पूरा वेस्कुलर बंडल है जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो जाइलम होता है। और जो है इसमें ये पूरा संवहन बंडल की तरह ये पूरा जो पोर्शन है वो संवहन बंडल बताया गया है। ठीक है, उसके बाद होता है मज्जा किरण। मज्जा किरण जो होती है बीच बीच में आप देख रहे होंगे इसके बीच में स्पेस जो है इसको मज्जा किरण बोला गया है। उसके बाद है कि अब ये जो जाइलम है, ठीक है, तो जाइलम कैसे डिवाइडेड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जाइलम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम जो ऊपर वाले बड़े बड़े होते हैं उनको मेटाजाइलम कहते हैं, नीचे वाले जो प्रोटोजाइलम होते हैं इनकी स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि प्रोटोजाइलम से स्टार्टिंग होती है वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर बड़ा शेप ले लेते हैं।
ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं जाइलम। उसके बाद आता है अब यहाँ पे नेक्स्ट है कैम्बियम। कैम्बियम कौन सी होती है, नीचे ग्रीन वाली के नीचे जो लाइन है वो कैम्बियम लाइन है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम ग्रीन कलर का दिखाया गया है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो फूड पहुंचाने का काम करता है, जाइलम वाटर पहुंचाने का, वाटर सप्लाई करता है। फिर आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पे देखिए ये वाली जो पोर्शन है वो पेरिसाइकिल है, और जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और फ्लोएम को आप यहाँ पे देखिए, ये जो वेस्कुलर बंडल है जो कि कैम्बियम के ऊपर पाया जा रहा है, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन फ्लोएम है और इसके ऊपर जो है वो पेरिसाइकिल है। ठीक है, फिर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसके ऊपर की ये जो पतली लेयर जो दिख रही है ये एपिडर्मिस है। ठीक है, आप और यहाँ पे आप ये वाली देख सकते हैं एपिडर्मिस को। उसके बाद कॉर्टेक्स जो होता है वो बीच का स्पेस होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। फिर हाइपोडर्मिस जो होता है ये ऊपर वाली लेयर होती है, सेकंड लेयर जो है सेकंड लेयर, और एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर फर्स्ट लेयर होती है। और यहाँ पे हाइपोडर्मिस अगर देखा जाए तो आप देख रहे होंगे हर एक लेयर में अलग अलग डिफरेंस दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, हाइपोडर्मिस ये वाली है जो घनी थोड़ी सी महीन दिखाई गई। एपिडर्मिस ये ब्राउन वाली है जिसमें से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक पतली सी लेयर है जिसको क्यूटिकल बोला गया है। और म्यूसी, यहाँ पे एक कैनाल है ये बीच में है। ठीक है, म्यूसिलेगिनस कैनाल, ये बीच में कैनाल भी है, और ये ट्राइकोम है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए। ये पूरी क्या था, एक तने का सेक्शन है, एक स्टेम का अगर सेक्शन काटेंगे तो इस तरीके का शेप आएगा। अब ये जो सेक्शन कट गया है, अब इसके बाद हमने सेक्शन की पूरी तो अच्छे से उसका क्लैरिफिकेशन तो कर लिया। अब आगे हम देखते हैं। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित करें। तो ये जो जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसको जब हम सेफ्रेनिन से कलर करेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा और इसे और अच्छी स्टडी कर सकते हैं। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। अब उसको कवर स्लिप से ढक दें। ग्लिसरीन की हेल्प से हम उसको कवर स्लिप से कवरिंग कर सकते हैं। निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से इसका निरीक्षण करने की कोशिश करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें जैसा कि हम लोग ने पिक्चर में किया। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए पहला है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा आपने? हमने बहुत तरीके की कोशिकाएं उसमें देखी, कई सारी लेयर्स में अलग अलग तरीके की कोशिकाएं थी। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इतने प्रकार उसके क्यों दिए गए हैं। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हम लोग ने किसका जो है स्ट्रक्चर देखा था, स्टेम का हमने जो है उसकी काट देखी थी। और अब हम लोग यहाँ पे एक काम दिया गया है कि हम लोग रूट का भी कर सकते हैं सेक्शन। ठीक है, हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सरल स्थायी ऊतक। जो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपरी लेयर थी उसके नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस जो ऊपरी लेयर थी उसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा। ये जो सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। ये क्वेश्चन आता है कि सरल स्थायी पैरेन्काइमा जो है वो कैसा ऊतक है, कैसा टिश्यू है? तो ये जो है सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, सबसे अधिक ये पाया जाता है और ये सरल स्थायी ऊतक है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पतली कोशिका वाली जो कोशिका भित्ति वाली जो कोशिकाएं होती हैं, सरल कोशिकाएं होती हैं, उनका ये बना होता है क्या? पैरेन्काइमा। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। देखिए इसमें डिफरेंस आता है कि जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि पैरेन्काइमा में जो है ये एक पहले तो सरल स्थायी ऊतक है और दूसरा ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनमें काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। काम इनका क्या होता है? ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ऊतक दिए गए हैं। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो पैरेन्काइमा का, दूसरा क्लोरेन्काइमा का है। तो ये देखिए ये पैरेन्काइमा की जो सेल आप देख रहे हैं आउटर लेयर कितनी पतली है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है जिसमें एयर फिल्ड होती है। दूसरी यहाँ पे है कोलेनकाइमा।
कोलन काइमा देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोलन काइमा जो होती है, इसमें भित्ति की मोटाई, यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है उसकी, देखिए यहाँ पे भित्ति की मोटाई भी दिखाई गई। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस भी दिखाया गया है। तीसरा, इसमें वैक्यूल्स होती हैं, और आपने देखा था पैरेन्काइमा में कोई वैक्यूल नहीं था, और इसमें कोशिका भित्ति थी। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का है। स्क्लेरेनकाइमा तो हमको बिल्कुल जैसे एक सेल होती है, उसमें जैसे डबल लेयर्ड उसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। और इसमें कुछ युग्मक जो है छिद्र दिखाया गया है। तो ये इनकी एक जो है अनुप्रस्थ सेक्शन दिखाया गया, अनुदैर्ध्य वही जो है इनके जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस इनके पूरे दिखाए गए हैं, किसके? स्क्लेरेनकाइमा के। अब दोनों के बारे में हम ठीक से देख ले, पिक्चर तो हम लोग ने देख ली है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थितियों में इन जो है ऊतकों को क्लोरेनकाइमा हरित लवक कहा जाता है। जब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो है स्टेट में जब इसमें हरित लवक पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्लोरेनकाइमा यानी हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो कोलेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा तब कहते हैं जब उनमें, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यही बोला गया कि कुछ पैरेन्काइमा जो होती हैं उनमें क्या पाया जा रहा है? ऊतक पाए जा रहे हैं, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम, ऐसी पैरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी कोशिकाएं कैविटीज होती हैं, जिनके कारण ये जल में उतरती हैं। और फिर उसके बाद है, इस प्रकार की पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। देखिए, यहाँ पे पैरेन्काइमा जो सेल है वो कई तरीके की है। अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो वो क्लोरेनकाइमा कहलाएगी। अगर उसमें स्पेस जो है, मतलब कि एयर स्पेस कैविटीज पाई जा रही है, तो ऐसी जो है पैरेन्काइमा होती है उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा का है। तो यहाँ पे हमने दो तरीके की पैरेन्काइमा पढ़ी। अब नेक्स्ट जो हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था वो था कोलेनकाइमा के कारण। तो कोलेनकाइमा जो होती है वो कैसी होती है? तो पौधों में जो लचीलापन जो होता है वो एक परमानेंट टिश्यू होता है कोलेनकाइमा, उसके कारण होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों, ये पत्ती तना के जो बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, मतलब कि पत्ती और तना जो होता है वो टूटते भी नहीं है, और उनमें जो है लचीला, उनमें सॉफ्टनेस लाने का जो काम होता है वो कोलेनकाइमा का होता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्लवृंत में पा सकते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे जो पर्लवृंत पाया जाता है उसके नीचे हम इन ऊतकों को पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित होती है। तो ये भी क्या होती हैं? जो कोलेनकाइमा होती हैं इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, लंबी स्ट्रक्चर इनका दिया गया, और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। मतलब कि इनका कोई जो है कोई मतलब एग्जैक्ट इनका शेप नहीं होता है, बस ये जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर ये मोटी होती हैं। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, अब एक अन्य प्रकार के ऊतक यहाँ पे तीसरा जो है आएगा परमानेंट टिश्यू में, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने जैसे नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा होगा, जो ऊपरी कवरिंग होती है, ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है, ऊपरी कवरिंग वाला। ठीक है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आपने देखा होगा कि नारियल का ऊपर का रेशेदार वाला पोर्शन कितना टफ होता है, कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं किसकी बनी होती है? मृत कोशिकाएं। यानी कि हमने जो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा को देखा, वो दोनों ही तरीके की जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जो होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। और ये मेनली जो है कठोरता जो है मतलब कि कठोरता उत्पन्न करती है पौधों में। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इन ऊतकों की भित्ति लाइनिंग के कारण मोटी होती हैं। इनमें कठोर जो बीच बीच में टफ पदार्थ जो होते हैं उनके इकट्ठा हो जाने की वजह से ये जो है काफ़ी हार्ड होते हैं। ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। तो आपने देखा था कि इसकी जो भित्तियाँ थी वो बिल्कुल जैसे सेल की जो कोशिका भित्ति होती है उसी तरीके से इसकी भी कोशिका भित्ति थी। ठीक है, और इनके बीच में बिल्कुल भी कोई भी स्पेस नहीं होता है। ये ऊतक तने में संवहन मंडल, अब ये ऊतक जो है वो स्क्लेरेनकाइमा पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो ये ऊतक तने में संवहन मंडल, वेस्कुलर बंडल के समीप पत्तों की जो शिराएं होती हैं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। ये पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये तीन तरीके के परमानेंट टिश्यू हो गए। अब क्रियाकलाप एक बार करके देख लेंगे, जिसमें रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए और इसे दबाव लगा करके इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस तरीके से हमें इसे तोड़ना है।
इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखिए और इसकी कुछ बूंद सेफ्रेनिन विलियन में डालिए। मतलब इस पर सेफ्रेनिन विलियन का कुछ बूंद डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है कोशिकाएं दिखाई गई हैं द्वार कोशिका तथा एपिडर्मिस कोशिकाओं में। देखिए जो है स्टोमेटा, जिन लीव्स के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं द्वार कोशिका, तो वही यहाँ पे पूरा उनका जो पार्श्व पोर्शन और पृष्ठ दृश्य जो है वो दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे कि जो स्टोमेटा वाला पूरा पोर्शन होता है वो यहाँ पे अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के बाहर जो होती हैं वो रक्षी कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। और ये इनकी जो है ये हेल्पर, यहाँ से मेनली एपिडर्मिक कोशिकाएं होती हैं, ये बाहर वाली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ समय, यानी कि अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे इसमें जब हम सेफ्रेनिन की बूंदें डाल देंगे तो कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए। बूंद डालने के बाद इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकिए और इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करिए। तो जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। जब आप इसे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी जो परत है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। जो आपने स्ट्रक्चर एक देखा था अनुप्रस्थ काट का भी, तने के अनुप्रस्थ काट का, तो उसमें बाहरी लेयर जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है और शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर होती है, ये जो शुष्क स्थानों पर जो पादप मिलते हैं उनमें ये काफ़ी मोटी होती है, जो कि जल के क्षय से, जल के नष्टता से उससे बचाव करती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है और यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी प्रतिरोध परत बनाती है। तो यहाँ पे देखते चाहिएगा कि एपिडर्मिस जो कोशिका होती है, एपिडर्मिस कोशिका जो होती है उसका कहाँ कहाँ क्या क्या काम है। तो एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जल जो होता है वो ना तो इसके ऊपर टिका रहता है और ना ही यहाँ से निकल सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका शुष्क स्थानों पर जो पौधे हैं उनमें भी इसमें बड़ा रोल है और जो पानी में रहने वाले जो पौधे हैं उनमें भी इसका बड़ा रोल है। तो ये जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। मतलब कि ये जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। तो बाहरी जो भित्तियां होती हैं उनकी अंदर की जो भित्तियां होती हैं उनसे मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों में स्टोमेटा होते हैं। पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है उनमें हम अगर छोटे छोटे छिद्र जो देखेंगे उन्हीं में ही स्टोमेटा, उन्हीं छिद्रों को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो हम लोग ने ऊपर अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका देखा था। स्टोमेटा को दो वृक्क यानी किडनी के जैसे शेप की जो है कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल्स यानी रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अब जैसे वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है तो वाष्प के रूप में पानी का निकालने की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। तो स्टोमेटा दो तरीके का कार्य करता है, एक तो श्वसन का और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाला। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ठीक है, भोजन बनाने में। आगे देखिए जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। जड़ में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, लगभग एपिडर्मल कोशिकाएं, जैसे शुरुआत में ही कह दिया गया था कि पौधों के लगभग सभी भागों की जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मल कोशिकाओं की होती है। तो जाहिर है सभी भाग हैं तो जड़ों में भी होगी। तो जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो उनमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह जो होती है वो बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो अब मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले जो एपिडर्मिस होते हैं उनमें क्यूटिन होती है। देखिए जो जड़ों में एपिडर्मिस पाई जाती है उनमें हेयर्स होते हैं। ठीक है, उनमें हेयर्स निकले रहते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो अवशोषण की जो क्षमता होती है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं अगर देखा जाए कि जो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी बाहरी सतह पर जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो क्यूटिन यानी एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। तो इसके रूप में जो है मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पाई जाती है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं
क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? तो देखिए, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीय विभज्योतक की जो एक पट्टी होती है जो कि कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बना होता है और इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो दूसरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी एक पट्टी जो कि कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन था जो हम लोग ने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था अनुप्रस्थ काट में, तो कॉर्टेक्स जो होता है उसमें ये उपस्थित होती हैं। तो कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत को ये बनाती हैं। ये कैसी जो है परत बनाती हैं? कॉर्क नामक जो कोशिकाएं होती हैं उनकी ये परत बनाती हैं। इन छालों की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती हैं। तो जाहिर सी बात है, मृत कोशिकाएं तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा ही। इनकी भित्ति पर जो इनकी जो भित्ति होती है, वॉल जो होती है, वहाँ पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद करता है। ठीक है, तो ये जो छाल की कोशिकाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं और ये फटी हुई एपिडर्मिस भी दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो है ये जो रक्षी ऊतक हैं उनका ये दिखाया गया है कि रक्षी ऊतक जो है वो किस तरीके से जो पौधे जो होते हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है सुबरिन, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सुबरिन जो होता है वो इंटरसेलुलर जो सॉरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनकी जो छालों में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो है जो उनकी जो भित्ति होती है उस पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद करता है कि इसमें से हवा और पानी जा सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। अब आगे देखते हैं कि जो कि एक ही तरह के ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो टिश्यूज इनके बारे में हम बात कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को हम साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। इस तरीके के जो ऊतक होते हैं इनको हम सिंपल जो है परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। और जो अन्य प्रकार के जो होते हैं अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े थे वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे, और इसके अलावा जो जो है जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? जटिल ऊतक होते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिल करके एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये सभी एक साथ मिल करके एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार की जटिल ऊतकों के एक उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके एग्जाम्पल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं, वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, और ये मिल करके संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल जो है उसका निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। और तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? तो देखिए, हम लोग ने ऊपर जो तने की अनुप्रस्थ काट देखी थी उसमें हम लोग ने वेस्कुलर बंडल को बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, तो इसमें उपस्थित जो और सेल्स थे क्या हम उनको देख सकते हैं? जैसे जाइलम है। ठीक है, जाइलम कई सारी सेल्स से मिलकर के बना होता है, जैसे कि जाइलम ट्रैकीड है जिसको वाहिनिका बोलते हैं, वाहिका वेसल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है, और इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा होती है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पहला वाला जो है वो ट्रैकीड्स है, दूसरा वेसल्स का दिखाया गया है वाहिका का, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा का दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके के इतने पोर्शंस होते हैं जाइलम के। और इसके अलावा भी जो तीन यहाँ पे दिखाए गए हैं लास्ट में होता है जाइलम फाइबर्स, यानी रेशे से मिलकर के पूरा जाइलम जो होता है वो इन 4 सेल्स जो होती हैं उनसे मिलकर के बना होता है। अब है कि जो ट्रैकीड्स एवं वाहिका की कोशिका जो होती हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ट्रैकीड्स और वेसल्स की, और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। तो ट्रैकीड और वाहिकाओं को की संरचना नलिकाकार होती है, नली के जैसे ही होती है, और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पैरेन्काइमा के बारे में आप ये जान लीजिए, ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने के लिए कार्य करते हैं। मतलब कहने का है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो जाइलम में भी उपस्थित होती हैं, ये भोजन का संग्रहण करती हैं, और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। तो ये था जाइलम के बारे में। अब दूसरा है फ्लोएम।
तो आप ये समझ लीजिए कि जो पैरेन्काइमा जो होती हैं वो भोजन का संग्रहण कर रही, भोजन को इकट्ठा कर रही, लेकिन जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जल का जो ट्रांसफ़र करता है पौधे के विभिन्न भागों, जड़ से लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक के, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फिर है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनाता है, जैसे चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं जिसे सीवी ट्यूब्स बोलते हैं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशो से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इतनी तरीके के 5 अवयव हैं। जैसे चालनी नलिका जो होती है वो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। तो ये जो चालनी वाली जो होती है, ठीक है, तो ये जो सीवी ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, ये छिद्रित होती हैं, पोरस होती हैं और तथा नलिकाकार कोशिका होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम यही होता है कि खाने को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का। फ्लोएम रेशे को छोड़ करके फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं। तो फ्लोएम के जो रेशे हैं उनको खाली छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब इनकी जीवित कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्लोएम का एक सेक्शन कट करके दिखाया गया है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे कि इसमें जो चालनी प्लेट जो होती है वो ऊपर वाली पोर्शन जो सेल्स दिख रही हैं वो है। फिर चालनी नालिका जो होती है वो बीच में होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है वो इधर वाली लाइन होती है। साथी कोशिकाएं जो होती हैं वो ये वाली होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये था जो है फ्लोएम सेक्शन का जटिल ऊतकों के प्रकार में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं उन्हें देख लीजिए। पहला है कि सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, जो सरल सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा, तो वो कई प्रकार के, जैसे सिंपल टिश्यूज़ में वही पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी जो है इसमें सिंपल टिश्यूज़ में थे, ठीक है, जो कि परमानेंट टिश्यूज़ के भी जो है वो थे। और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो थे उसमें जाइलम और फ्लोएम मेनली स्टडी की जाती है। फिर है प्ररोह का शीर्षस्थ विभजीय ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि एपिकल नॉच जो होती है वो जो है हम लोग ने इसमें डिस्कस भी किया था कि कैसे रूट और स्टेम में इसके जो शीर्षस्थ विभजीय ऊतक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, जो कि मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, तो फ्लोएम के 4 पार्ट हैं जो हम लोग ने अभी देखे थे उसके, कि जो फ्लोएम जो होते हैं वो उनकी जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोएम के 4 पार्ट में कि ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम, सॉरी ये तो जाइलम का है, ये यहाँ पे दिया गया है कि इनकी जो चालनी प्लेट होती है, चालनी नालिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ ही उनकी जो है साथी कोशिका, ये सारे जो है पार्ट हैं किसके, फ्लोएम के संगठक के। नेक्स्ट है जंतु ऊतक। एनिमल जो टिश्यूज होते हैं वो कौन, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। तो यही जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर जो एनिमल्स के जो शरीर होते हैं वो जो है मूवमेंट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये हम पूरे जो है आमाशय जो है इसका स्टमक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। स्टमक के स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद, और इसमें जो ये लास्ट लाइन है जिसमें कई सारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको जो है वो अलग करके ओपन करके दिखाया गया, ठीक है। ये है चिकने पेशीय रेशे, और उसके बाद लास्ट में पेशीय रेशे में कि केंद्र किधर होता है, चिकने पेशीय रेशे किधर होते हैं, ठीक है, पूरी सेल। और देखिए जो है मसल्स में, यानी कि जो रेशेदार या मसल्स की जो सेल्स होते हैं वो इसी तरीके से धारा रहित होते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। तो यही जो कोशिकाएं होती हैं, यही जब फैलती और सिकुड़ती हैं तभी जो अंग जो होते हैं वो गति करते हैं। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ये फेफड़ों के द्वारा। तो सांस लेते समय जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाती है, तो उसी को ही हम देखेंगे यहाँ पे कि ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है वो इस प्रश्न के हल के लिए कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक संकेत है। अब आगे हम देखेंगे कि जो कि हम पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं
ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जो रक्त है उसके बारे में देखते हैं। तो रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भोजन और ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक ही पहुंचाने का काम करता है। ये शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट, एक तो भोजन को पहुंचाने का काम करता है, दूसरा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी एकत्र कर यकृत और वृक्क, जो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, उन अंगों तक जो है उत्सर्जन के लिए उन तक पहुंचाने का कार्य करता है। ब्लड, रक्त और पेशियां जो होती हैं वो दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के एक उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि जंतु ऊतकों के बारे में। ठीक है, जैसे कि एपिथेलियमी जो टिश्यू होती हैं। अब जंतु ऊतक में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं उन्हें हम देखेंगे। एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और पेशी ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू होता है, और तंत्रिका ऊतक यानी जो है नर्वस टिश्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रक्त होता है यानी ब्लड, ये एक संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है, तथा पेशी जो है वो पेशी ऊतक का। ठीक है, तो मसल्स जो होती हैं वो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनका एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं उसके बारे में। जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। यानी कि हमारी जो त्वचा होती है वो किसकी बनी होगी? एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को भी ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, बीच में जो है डिवीजन का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसमें किसमें एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, जैसे कि त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नली का स्तर, रक्त वाहिनी नली का स्तर अंदर का। ठीक है, और फेफड़ों की जो कूपिकाएं हैं, वृक्कीय नली जो है वृक्क जो होते हैं उनकी जो नली होती है, आदि सभी एपिथेलियमी टिश्यूज ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेनली क्या एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम होता है? बाहर ढकने का एक काम, और दूसरा बाह्य रक्षा प्रदान करने का काम। तो एपिथेलियम टिश्यू ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। सटी होने की वजह से ये कवरिंग की तरह वर्क करती हैं, जिसमें देखिए पहली वाली जो है वो शल की कोशिकाएं, यहाँ पे शल की तरह जो है लेयर दी गई है। दूसरी जो है वो घनाकार दी गई है, घन के जैसे सारी जो है सेल्स हैं, अरेंजमेंट है। तीसरी यहाँ पे स्तंभाकार यानी पक्षमावी स्तंभ की जैसे जो है इसमें स्ट्रक्चर दिया गया। और फिर उसके बाद लास्ट है स्तरी, यहाँ पे लेयर्ड बाय लेयर्ड सब एक दूसरे पर जो है लगी हुई हैं। तो ये थे कि एपिथेलियम टिश्यूज जो होती हैं वो 4 तरीके की, अलग अलग जहाँ जहाँ इनका जिस तरीके का यूज़ होता है वहाँ वहाँ उस तरीके की ये पाई जाती हैं। तो इन परतों के बीच चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कम होते हैं। इन परतों की लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है ना, तो इनके बीच में जो चिपकने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कम होते हैं, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर के अवश्य गुजरता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि शरीर में प्रवेश करने वाला जो पदार्थ है या प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है वो एपिथेलियम की कोई ना कोई जो परत होती है उससे होकर के ज़रूर गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता जो होती है, परमिएबिलिटी जो होती है, ठीक है, तो वो शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने के लिए ऊतकों से अलग करती है। अगर जनरली आप देखें तो ये जो एपिथेलियम टिश्यू जो होती है वो एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतक से अलग करती है। नीचे जो टिश्यू रहता है ना उससे जो बाहर जो एक झिल्ली के रूप में जो होती है उससे उस टिश्यू से वो अलग रखने का काम करती है एपिथेलियम टिश्यू। तो विभिन्न एपिथेलियम की जो संरचनाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार अलग अलग तरीके की एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं और इस वजह से उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। हमने यहाँ पे भी 4 तरीके की देखी। तो इनके कार्यों के आधार पर ये जो है इनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण में कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका गड्ढे जो निकले रहते हैं जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। यानी कि कोशिकाओं में जो रक्त नलिका जो होती हैं या कूपिका जो होती हैं वहाँ पे पदार्थों का जो संवहन होता है वो परमेबल सेमी परमेबल जो है वो होती हैं
झिल्ली जो होती है उसके द्वारा होता है। वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और इनको सरल शल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो पतली जो चपटी एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं इनको सरल शल्की एपिथेलियम कहते हैं, जो हम लोग ने पहली वाली देखी। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। अब है कि नेक्स्ट जो है कि ये जो शल्की जो एपिथेलियम है ये पाई कहाँ जा रही है। मेन चीज़ हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि शल्की एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आहार नली जो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूरी शुरू से लेकर के एंड तक के, तथा मुंह का जो स्तर होता है वो शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियम की बनी होती है। तो यानी कि दो काम हो गए कि जो त्वचा जो होती है वो भी इन्हीं जो शल्की एपिथेलियम होती है उन्हीं की बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। तो त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं वो कई लेयर में रहती हैं ताकि वो कटने फटने से बच सकें, कि एक कटे तो दूसरी बची रहे। चूँकि ये परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल्की कोशिकाएं कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शल्की एपिथेलियम होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पाई जा रही है। आहार नाल और मुंह का जो अस्तर होता है वो शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। वही दूसरी तरफ कहा गया है कि शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात जो त्वचा है वो इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। तो ये जो त्वचा है वो किसे शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। वहीं त्वचा में एक और चीज़ आएगी, त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने फटने से बचाने के लिए ये लेयर्स में उपस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में उपस्थित होती हैं इसलिए इन एपिथेलियमों को स्तरित मतलब कि एक स्तर लेयर में शल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो है शल्की एपिथेलियम ही है लेकिन किसमें, लेयर में है, ठीक है। दूसरा, यहाँ अवशोषण और स्राव होता है। जैसे आंत के भीतरी स्तर लाइनिंग में वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध जो होती हैं, एपिथेलियम जो होती हैं वो एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इनका मेनली काम कहाँ हो जाएगा, ये जो स्तंभ वाली जो एपिथेलियम होती हैं तो इनका जो है जो आंतें होती हैं उनकी भीतरी जो लाइनिंग होती है उसमें, इनर लाइनिंग में इनका यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ होता है, जैसे श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतकों की पक्षपात जो सीलिया होते हैं वो होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो श्वास नली में जो स्तंभाकार जो एपिथेलियम होती हैं उनमें सीलिया पाए जाते हैं, जो कि इसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। उसके बाद है तथा इनकी जो गति होती है वो श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में, जो श्लेष्म होते हैं ना, जो थोड़ा म्यूकस फॉर्म की जो चीज़ें होती हैं वो उनको जो है ये जो रेशे होते हैं, ये जो मतलब कि जो रेशे होते हैं वो उनको जो है साफ करके उन्हें आगे स्थानांतरित आगे बढ़ा करके साफ करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। तो पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम क्या करते हैं कि जो ईसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल में जो है भोजन के जाने के लिए जो गति होती है, गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करते हैं, और स्थानांतरित जो श्लेष्म जो होते हैं उनको ये जो भी जो म्यूकस वगैरह होगा उसको आगे स्थानांतरित करके उसे साफ रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एपिथेलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम होते हैं इसमें। फिर आते हैं घनाकार एपिथेलियम, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करते हैं। घनाकार एपिथेलियम किसका निर्माण करते हैं, वृक्क की नली और लार ग्रंथि, ठीक है, जहाँ ये उसे यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहे हैं। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। मतलब कहने का ये जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो किसका जो है वो बनती हैं, ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, ग्रंथि कोशिका के रूप में, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथि क्या कहलाती है, एपिथेलियम कहलाती है, ठीक है, एपिथेलियमी टिश्यू के कुछ भाग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सबसे पहले स्टडी की जाती है वो रक्त की जाती है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर देखें तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो हर एक पोर्शन को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, वो चाहे हड्डियाँ हों, मसल्स हों, नर्व सेल्स हों, कुछ भी हों।
अब इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की जो भूमिका है उसमें इस संबंध में एक संकेत दिया गया है कि आइए अब हम इस तरह के ऊतकों के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतःकोशिकीय आधात्री जो मैट्रिक्स होता है उसमें धसी होती हैं। ठीक है, तो ये जो संयोजी ऊतक जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में कम जुड़ी होती हैं और मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह जो मैट्रिक्स होती है वो जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो सकती है। तो आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होती है उसकी प्रकृति जो विशिष्ट संयोजी ऊतक जो होते हैं उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। क्योंकि देखिए, आप देखे होंगे कि ब्लड जो होता है वही कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अब ब्लड में प्लाज्मा भी होता है और सेल्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सब का उनके कार्य के आधार पर ये सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक एक्सपेरिमेंट में आप कर सकते हैं कि रक्त की बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। तो देखिए, सबसे पहले रक्त के तरल अधात्री जो मैट्रिक्स होते हैं उसके भाग को, जो मैट्रिक्स भाग जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में ही तो अदर जितने मटेरियल होते हैं वो उसमें तैरते हैं या फिर इसमें धंसे रहते हैं। प्लाज्मा में लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स, ये सब निलंबित होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से इसमें जो है पड़े रहते हैं कि हम इनको छान करके अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होता है और रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है उसमें क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं। तो ये वाला जो होता है इसमें विभिन्न श्वेत, यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है उनको दिखाया गया कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि बहुकेंद्रिक होती हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, लिकोसाइड। ठीक है, ईओसिनोफिल्स होती हैं और उनका केंद्रक और कोशिका दिखाया गया है, और क्षारकंजी यानी बेसोफिल्स होती हैं। फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आती हैं एक और यहाँ पे सेल्स दिखाई गई हैं जिनमें हैवर्स नलिका की भी बात की गई है, जो बीच में जो है नलिका होती है, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, कचाप अधात्री। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लें ज़रा सा ये किसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। तो ये किसका दिखाया जा रहा है? लाल रुधिर कणिकाओं का। ये वाला जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और लास्ट में आता है एडिपो यानी वसा। जो फैट जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, इनकी जो लेयर होती है वो किस तरीके की होती है? तो मोटी सूक्ष्म बिंदुक होते हैं और केंद्रक जो होता है वो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो होता है वो होता है। तो ये कैसे होते हैं? एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और फिर लास्ट में है कि एक समपोषणी कोशिका यानी कि एरियोलर ऊतक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एरियोलर जो एयर की पासिंग के लिए जो है होते हैं। तो इनमें जैसे जेलिका फाइबर्स होते हैं, ठीक है, अवरहत भक्षाणु होते हैं, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, रेश कोरक दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद समपोषी कोशिका, तो ये जो एंड वाला दिखाया गया था वो दिखाया गया था एरियोलर जो ऊतक होते हैं जिनके अंदर से जो मतलब कि एयर की जो पासिंग होती है वो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एरियोलर टिश्यूज़ में कितनी कितनी तरीके की जो चीज़ें हैं वो उपस्थित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वृहद भक्षकाणु भी होते हैं, कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, संपेषणी कोशिका भी होती है, प्लाज्मा कोशिका भी होती हैं। तो इतनी सारी जो है इसमें सेल्स इन टिश्यूज़ में उपस्थित होती हैं। उसके बाद आता है अस्थि संयोजी ऊतक। अब जो है ये जो बोन को जो बोन में जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक अन्य उदाहरण है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करते हैं। जो अस्थि संयोजी ऊतक जो होते हैं ये पंजर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अस्थिर पंजर यानी कि पूरे जो है कंकाल जो होता है उसका निर्माण करते हैं और शरीर को आकार प्रदान करते हैं। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। ये ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि जो संयोजी ऊतक होता है ये मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? जैसे अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो कठोर अधात्री में धसी होती हैं। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं ये जो इनका जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही ज़्यादा जो है कठोर होता है, उसमें ये धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं।
दो अस्थियां आपस में, ये जो लाइन है ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा ध्यान से, कि जो दो अस्थियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे हम स्नायु कहते हैं, स्नायु यानी अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, ठीक है, से जुड़ी होती हैं। ये ऊतक बहुत ही लचीला एवं मजबूत होता है। अब ये जो स्नायु होता है उसमें अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्नायु, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, वो उसका काम क्या होता है, अस्थियों, ऐसे ही तो पूछा जाता है कि लिगामेंट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये अस्थियों से अस्थियों के बीच में जो दोनों हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है वो किसका होता है, लिगामेंट का होता है। थोड़ा सॉफ्ट होता है, जहाँ पे भी आपकी हड्डियों में जोड़ पाया जाता है तो उसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और एक अन्य प्रकार का भी संयोजी ऊतक होता है जिसको हम कंडरा यानी टेंडन बोलते हैं, जो कि अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। आपने देखा होगा कि जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसे, हाथों की जो है हड्डियां होती हैं, उनके ऊपर मांसपेशियां किस तरीके से एक व्यवस्थित रूप से उस पर कवर रहती हैं, ठीक है, उन हड्डियों को कवर की रहती है। तो वो किसी न किसी जो है कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके द्वारा जो हड्डियों को मांसपेशियों से वो चिपकाए हुए, तो किसकी वजह से, कंडरा यानी टेंडन की वजह से। कंडरा जो होता है ये मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। पहली बात तो ये मजबूत होते हैं, दूसरे सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। अब इसके साथ ये दो चीज़ तो हो गई, टेंडन और लिगामेंट और टेंडन के बारे में बात तो हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है उपास्थि यानी कार्टिलेज की। कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। अब ये जो कार्टिलेज है ये अस्थि का ही एक रूप है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अस्थि को एक कनेक्टिव टिश्यू के जो है तौर पे हमने लिया है। तो यहाँ पे उपास्थि इसी का ही रूप है, बस क्या है कि इसके बीच में पर्याप्त स्पेस पाया जाता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। इसकी जो मैट्रिक्स होता है वो किसके बना होता है, प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। ये अस्थियों की जोड़ों को चिकना बनाती हैं। तो ये जो कार्टिलेज होती है इसका काम क्या होता है, अस्थियों के जो जोड़ होते हैं उनको ये चिकना बनाने का काम होती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगी। तो जो नाक की जो टिप होती है वहाँ की आपने देखा होगा थोड़ी सी जो है कड़ी है, लेकिन वो उसको आप मूव कर सकते हैं आगे पीछे। तो नाक की जो टिप होती है वो कार्टिलेज की होती है, ठीक है। और कान की जो है कर्ण पल्लव जो ऊपर के होते हैं वो भी कार्टिलेज के होते हैं। कंठ जो होता है, गला जो होता है वो भी कार्टिलेज का होता है। श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। तो कार्टिलेज इतनी जगह पे उपस्थित होती हैं। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि जो होती है उससे नहीं। कान की जो उपास्थि होती है उसे मोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ की अस्थि को नहीं। ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो देखिए वही एरियोलर संयोजी ऊतक जो होते हैं, जो से अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज को, ठीक है, उसमें कितनी सारी सेल्स थी। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर, ठीक है, और नसों जो वेसल्स होती हैं और अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है, एरियोलर संयोजित ऊतक, ठीक है। ये अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है। अंगों के भीतर जो खाली जगह होती है उनको एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये फिल करने का काम करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ये इतने काम हो गए इसके। उसके बाद हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है, फैट जो होती है वो कहाँ डिपॉजिट होती है, तो वसा का संग्रह करने वाले जो वसामय ऊतक जो होते हैं जिनको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। त्वचा के नीचे जो है निचली लेयर होती है त्वचा की, वो पूरी एडिपोज टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। या फिर जो आंतरिक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके बीच में भी ये पाया जाता है। इसी ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। तो ये जो टिश्यूज होते हैं इनमें जो फैट होती हैं उनकी जो बॉल्स होती हैं वो भरी रहती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। ऊष्मा का क्या बन जाता है, कुचालक बन जाता है, ठीक है। जैसे ही जो है इसमें वसा जो होती है वो संग्रहित हो जाती है। अब हमें आगे ये चीज़ देखनी है पेशी ऊतक। तो ये जो मसल्स टिश्यू जो है इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी या रेशा यानी मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण ही गति होती है, ठीक है। दूसरा है कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार
गति करा सकते हैं। जैसे हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो पेशियाँ होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं जैसे हाथों पैरों की जो पेशियाँ होती हैं उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको गति करा सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं और उनकी गति को रोक सकते हैं। इसी तरीके से पेशियों को ऐच्छिक है, इस तरीके की जो पेशियाँ होती हैं उनको ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। और इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। तो ये जो पेशियाँ होती हैं इनको वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनको कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इन पेशियों को देखें। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। तो आप ये देखे होंगे कि जो यहाँ पे जो ऐच्छिक पेशियां वॉलेंट्री मसल्स होती हैं या फिर जो है मतलब कि जो मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम अगर सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें धारियों के रूप में वो हमें प्रतीत होंगी। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। तो ये जो वॉलेंट्री ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? रेखित पेशी। तो दो नाम भी हो गए। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। रेखित पेशियां जो होती हैं इनकी कोशिकाएं होती कैसी हैं? लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं और बहुनाभीय होती हैं। यानी कि इनमें जो नाभिक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आहार नाल में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती हैं। तो आप देखे होंगे कि आहार नाल में जो भोजन का प्रवाह होता है, भोजन को जो है इसमें जो और रक्त नलिका का जो प्रसार होता है, भोजन का ट्रांसफ़र होता है ना, और रक्त नलिका जो होती है उसमें उसका जो है प्रसार होता है कि उसका फैलना, उसका सिकुड़ना एवं संकुचन जैसी जो स्थिति होती हैं वो ऐच्छिक नहीं होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर हम लोगों ने कुछ ऐसे मूवमेंट देखे जो कि ऐच्छिक इच्छा के अनुसार, जैसे हाथों पैरों का मोड़ना, चलना, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या थी? इच्छा के अनुसार थी। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी इच्छा के जो है बिना ही वो अपने काम करते रहते हैं। जैसे आहार नली में भोजन का जो प्रवाह होता है वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता, बस भोजन उसमें जाता है, वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से रक्त नलिका का जो प्रसार होता है कि रक्त नलिका का फैलना फिर सिकुड़ना, ठीक है, एवं संकुचन जैसी जो गतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐच्छिक। ये सब नहीं है। इन गतियों को हम स्वः संचालित नहीं कर सकते, मतलब ये अपने आप से संचालित नहीं हो सकती हैं। तो हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां, ये चिकनी पेशियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। आपने देखा होगा जितने भी इंटरनल जो पोर्शंस होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो सारे सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें चिकनी पेशियां यानी अनैच्छिक पेशियां इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, अब इसमें हो क्या क्या सकती हैं? आँख की पलक हो सकती है, मूत्रवाहिनी हो सकती है और फेफड़ों को जो है श्वसनों में भी पाया जाता है। तो यानी कि ये जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो कहाँ हो जाएंगी? आँखों की पलक में, मूत्रवाहिनी में और फेफड़ों की जो है वो श्वसन वाला जो पोर्शन होता है उनमें भी ये पाई जाती हैं। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा जो होता है वो नुकीला होता है। ये एक केंद्र की होती हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो यहाँ पे ऐच्छिक कोशिकाओं की बात की जा रही है, ठीक है, सॉरी, अनैच्छिक कोशिकाओं की बात की जा रही है। तो अनैच्छिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद इसके अलावा कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी, उनका आकार कैसा होता है? लंबी, और इनका आखिरी सिरा जो होता है वो नुकीला, तर्करूपी होता है। ये एक केंद्र की होती हैं। और जो है ऐच्छिक कोशिकाएं जो होती हैं, सॉरी, ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं वो जो है उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे अनैच्छिक पेशियां दी गई हैं ये एक केंद्र की होती हैं, एक ही केंद्रक होता है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। और जबकि जो वो ऐच्छिक कोशिकाएं पेशियां जो थी उनको रेखित पेशियां कहा गया था। इनका नाम आरेखित क्यों कहे? तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुचन करती हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्र की होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड होती हैं। और वो कैसी होती हैं? हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक थोड़ी ना होती हैं। अब इसमें हम क्रियाकलाप के आधार पर इसे हम देख लेंगे। विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना कीजिए, उनके आकार, केंद्र एवं संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट कीजिए कि किस जगह जो है वो केंद्रक जो है वो उपस्थित है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आकार रेखित जो कोशिका रेखित पेशियाँ जो होती हैं उनका कितना कैसा होता है, चिकनी का कैसा होता है, हृदय की पेशियों का कैसा होता है, केंद्र की संख्या और केंद्र की स्थिति। अब यहाँ पे कुछ दी गई है, जैसे तर्की रूपी यहाँ पे 1 मिनट, ये कुछ जो पेशियाँ जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं ए वाली जो होती है वो रेखित पेशी है, बी वाली चिकनी पेशी है, सी वाली कार्डियक हृदय पेशी है। तो देखिए जो पहली वाली जो दी गई है वो कैसी है, पहली वाली जो दी गई है ये यहाँ पे जो दिया गया था वो रेखित पेशियाँ हैं, और दूसरी जो है वो चिकनी पेशियाँ हैं। तो ये जो है ये रेखित पेशियों के उदाहरण है, ठीक है, जिसमें धारियाँ पूरी दिखाई गई हैं और केंद्रक देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। दूसरी यहाँ पे जो दी गई है वो चिकनी पेशियों में दिखाई गई हैं। तो चिकनी पेशियाँ इस तरीके की होती हैं। सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर की उपस्थिति भी तर्कुरेपी रूपी जो है इसमें कोशिका उपस्थित है। और ये लास्ट वाली जो है वो कैसी है, हृदय कार्डियक हृदय पेशी होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये इनकी धारियाँ भी दिखाई गई हैं और इनकी न्यूक्लियस भी दिखाए गए। तो ये थी जो है यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनका भी स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। अब इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है तंत्रिका, जो मतलब कि नर्वस टिश्यू जो होता है तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। जितने भी कोशिकाएं होती हैं उन सब में जो भी उनको स्टिमुलस मिलता है, उत्तेजना जो भी उनको होती है उसके अनुकूल वो प्रतिक्रिया करने की जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसे ये वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं नर्व टिश्यू, ठीक है, नर्व्स टिश्यू जो होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही पहुंचाती भी। अब इसमें काम कौन कौन करते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी होती है तथा जो तंत्रिकाएं हैं ये सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं उनकी क्या क्या बनी होती हैं। आपका मस्तिष्क उससे बना होता है, मेरुरज्जु जो आपकी होती है रीढ़ की हड्डी वो भी इसी से बनी होती है, और तंत्रिकाएं जितनी भी होती हैं वो सब तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं, जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म होते हैं। न्यूरॉन की अगर कोशिकाएं देखें तो आप देखेंगे कि केंद्रक एक होता है और एक कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं भी निकलती हैं। तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व टिश्यू जो होते हैं, इनमें से शाखाएं भी निकलती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, तथा बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले जो प्रवर्ध जो होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक एक लंबी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि एक तंत्रिका कोशिका की एक लंबाई यहाँ पे दी गई है, वो कितनी हो सकती है, 1 मीटर लंबी तक की हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे जो होते हैं वो संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिल करके एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला जो होता है ये साइटोन वाला पोर्शन होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन तंत्रिका के ये ऊतक की इकाई होगी। इसके बाद देखते हैं तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। अब ये जो तंत्रिका जो नर्व्स टिश्यू हैं, नर्व के जो तंत्रिका रेशे हैं, इनसे गुजरने वाली जो स्टिमुलस संवेदनाएं जो होती हैं उनको तंत्रिका स्पंदन कहा जाता है। तंत्रिका का जो स्पंदन है वो हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका का जो स्पंदन होता है वो हमें अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति भी प्रदान करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो आप देख सकते हैं गति के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा था, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी जो था वो कौन सा था, तो वो अस्थि ऊतक जो था उसको आप लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, न्यूरॉन को आपने स्ट्रक्चर देखा था किस तरीके का होता है। तो एक लंबा जो है 1 मीटर लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें साइटोन वाला स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद पीछे की एक लंबी सी पूंछ जैसी होती है। हृदय पेशी में 3 लक्षणों को बताइए। हृदय पेशी जो होती है वो जो है उसके 3 लक्षण यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। तो हृदय पेशी के बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी कि जो हृदय पेशी जो होती है वो अनैच्छिक होती है, ठीक है,
और दूसरा जो है ये हमेशा वर्क करती रहती है, और बहुत सारे इसके लक्षण थे। इसके अलावा है एरियोलर ऊतक के क्या कार्य होते हैं। एरियोलर जो ऊतक होता है, टिश्यूज जो होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया कि ये किस जगह पाए जाते हैं और इनका मेनली काम क्या होता है। आपने देखा था कि जो इसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं और एरियोलर जो ऊतक होते हैं वो मोस्टली उन जगह पाए जाते हैं जिन जगह पे जैसे अस्थियों की अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उन जो टिश्यूज़ या ऑर्गन में जहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है, तो मेनली स्पेस को फिल्ड करने के लिए एरियोलर ऊतक जो होते हैं इनका काम होता है स्पेस को फिल्ड करने का। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।